हेलो। तो आज का हम लोगों का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कल विच कट्स द सर्कल S1 एंड लाइन पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम लोगों को दो इक्वेशन मिलेगी लाइन की। एक मिलेगी x बराबर जीरो और एक मिलेगी y बराबर जीरो। हम लोग देख सकते हैं दोनों x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, जीरो जीरो। अब देखो जो भी सर्कल है उसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थोगोनल है। मतलब ऐसा ये यूँ बोल रहा है कि दोनों लाइन जो है सर्कल के सेंटर से जा रही है। कोई भी लाइन सर्कल के ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब वो सर्कल के सेंटर से जा रही है। ये वाली लाइन भी सेंटर से जा रही है सर्कल की, ये वाली लाइन भी सेंटर से जा रही है, दोनों सेंटर से जा रही है। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही सर्कल हुआ जो 0,0 है। तो इस तरीके से सर्कल हम लोगों को रफली आइडिया पता लग गया कि जो सर्कल की जो इक्वेशन है एस वो क्या हो रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। सो एस एंड गिवन S1 इज ऑर्थोगोनल, गिवन दैट एस एंड S1 आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है ये एक दूसरे के। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनलिटी का रिलेशन क्या होता है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर से अगर मैं G1 की वैल्यू देखूंगा तो G1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से हमारे पास -6। इसी तरीके से F1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, -8। और C1 की जो वैल्यू है पहले वाले सर्कल से निकाल रहे हैं हम ये सब, वो कितना है, 100। ओके, तो अगर हम ये सब इसमें रखेंगे तो हम लोगों को जो है आंसर मिलेगा। तो आंसर के लिए G1 और F1 तो 0 0 है, तो ये तो हो गया 0 + 0 बराबर 100 माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 100। इसका मतलब हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब 10 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, जो कुछ लोगों ने बिल्कुल सही सोचा था इसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट कर पढ़ लेते हैं अब हम लोग रेडिकल सेंटर के बारे में। तो देखो रेडिकल सेंटर क्या होता है, सपोज करो ये एस बराबर 0 एक सर्कल है, एस बराबर 0, और दूसरा वाला सर्कल जो है वो मान लेते हैं हम लोग एस डैश बराबर। ओके, चलो एस डैश की जगह हम लोग मान लेते हैं इसको S1, तो ज़्यादा सही रहेगा, S1 बराबर 0। और तीसरा जो सर्कल है वो है S2 बराबर 0। तो देखो ये क्या कह रहा है, आर थ्री सर्कल देन रेडिकल एक्सिस टेकन इन पेयर आर आइदर पैरेलल और कॉन्करेंट। Radical axes are parallel if center of circle are collinear. If center of circle are not collinear, then radical axes are concurrent. The point of concurrency is called the radical center of the three circle. अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करो S1 और S2 है। देखो S1 S2, तो इसको मुझे S3 नाम देना पड़ेगा। S1 और S2 है, तो ये वाली जो रेडिकल एक्सिस, इसको हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो पहली वाली रेडिकल एक्सिस है S1 माइनस S2 बराबर 0। इसी तरीके से ये वाली जो रेडिकल एक्सिस है ये हम लोगों को किससे मिलेगी, दो सर्कल के बीच में है ये, S2 और S1 के। ठीक है, तो अगर हम इसकी भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं S2 और S3 के बीच में, सॉरी ये, तो इसको ये कैसे आएगा, S2 माइनस S3 बराबर 0। तो हम लोगों ने देखो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, थर्ड मतलब थर्ड रेडिकल एक्सिस, तो ये मिल जाएगा हमें S1 माइनस S3 बराबर 0। तो हम क्या कर सकते हैं, रेडिकल एक्सिस निकाल सकते हैं S1 माइनस S2 बराबर 0 से, और रेडिकल एक्सिस हम लोग निकाल सकते हैं S2 माइनस S3 बराबर 0 से, और रेडिकल एक्सिस हम लोग निकाल सकते हैं S1 माइनस S3 बराबर 0। अब इनमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, एनी टू इक्वेशन एंड सॉल्व। तो देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर मान लो प्लेन के अंदर तीन सर्कल हैं, अगर हम दो दो करके रेडिकल एक्सिस निकालते हैं, पहले और दूसरे की रेडिकल एक्सिस निकाली, दूसरे और तीसरे की रेडिकल एक्सिस निकाली, इसी तरीके से तीसरे और 1 की रेडिकल एक्सिस मैंने निकाली, तो हमें तीन रेडिकल एक्सिस मिलेगी। तो तीनों रेडिकल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है
एक्चुअली वो कॉन्करेंट होती है, कॉन्करेंट मतलब संगामी होती है, और वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। तो इस पॉइंट को बोला जाता है रेडिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल सेंटर। अब रेडिकल सेंटर है, अब यहाँ ये सेंटर है तो इससे कोई ना कोई सर्कल भी बनेगा, तो सर्कल भी हम लोग बनाएंगे। बट उससे पहले हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं कि अगर ये तीनों के तीनों सर्कल के S1 S2 S3 के सेंटर एक लाइन में होते, क्या होते हैं, एक लाइन में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो देखो S1 S2 S3 आर थ्री सर्कल, देन रेडिकल एक्सिस टेकन इन अ पेयर आइदर पैरेलल और कॉनकरेंट। या तो वो पैरेलल होंगे या फिर क्या होंगे, कॉनकरेंट होंगे। रेडिकल एक्सिस आर पैरेलल इफ सेंटर ऑफ द सर्कल आर कोलिनियर। अगर सर्कल के जो सेंटर हैं तीनों सर्कल के वो कोलिनियर है, मतलब लाइन से हैं, वो सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3, ये सेंटर है इसके। तो ये सारे के सारे सेंटर एक लाइन में है, ऐसे कैसे। तो अगर मैं S1 माइनस S2 जीरो करूँगा, S2 माइनस S3 जीरो करूँगा और S1 माइनस S3 बराबर जीरो करूँगा, तो जो लाइंस की जो इक्वेशन आएगी वो सब की सब क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। और अगर ये कॉन्करेंट नहीं होंगे, सारे के सारे एक लाइन में नहीं होंगे, सेंटर इस तरीके से होंगे जो डायग्राम लेफ्ट में बना हुआ है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रेडिकल सेंटर। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा रेडिकल सेंटर के बारे में। अब रेडिकल सेंटर है, अब सेंटर है तो सर्कल भी बनता होगा, तो सर्कल के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सपोज करो ये ऊपर वाला सर्कल S1 बराबर 0 है, और दूसरा सर्कल है S2 बराबर 0, और तीसरा सर्कल है S3 बराबर 0, तीसरा सर्कल। अब ये रेडिकल सेंटर है, बीच में क्या है, रेडिकल सेंटर। अब देखो ये रेडिकल सेंटर है तो ऑब्वियसली रेडिकल एक्सिस पर होगा ये रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 S2 भी है, S1 S2 भी है, S2 S3 भी और S1 S2 भी है। तो यहाँ से बनाई हुई टेंजेंट की जो लेंथ होगी, यहाँ से बनाई हुई टेंजेंट की जो लेंथ होगी, सभी के सभी सर्कल पे क्या होगी, सेम होगी। ये वाली लेंथ, या फिर हम लोग ये वाली लेंथ के लिए बात कर लेते हैं, या फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट की, इतनी सी हम लोग बात करें, सॉरी ये यहाँ पे इस तरीके से ये टेंजेंट जाएगी, छोटा वाला जो S3 सर्कल है वहाँ पे भी अगर मैं टेंजेंट बना देता हूँ यूँ करके, तो उन सभी की लेंथ क्या होगी, सेम। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई यही था कि सर्कल 1 सर्कल 2, तो मान लो जैसे ये S1 बराबर 0 है और ये S2 बराबर 0 है, तो ये जो बीच में जो लाइन होती है रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 बराबर 0, यहाँ से बनाई हुई लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होती है, सेम। तो इसलिए देखो इस पॉइंट से अगर मैं S1 S2 के रेस्पेक्ट में देखूँ तो S1 S2 तक लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी। इसी प्रकार से तीनों तक लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी। अगर उस लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान के एक सर्कल बना देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल सर्कल। क्या बोलते हैं, रेडिकल सर्कल। अब इसके बारे में क्या स्पेशल बात है, तो ये जो रेडिकल सर्कल है, ये जो तीनों सर्कल है उनके लिए ऑर्थोगोनल होता है। मतलब ये S1 के साथ, ये S2 के साथ, ये S3 के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं रेडिकल सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू ऑल 3 गिवन सर्कल। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि सपोज करो तुम लोगों को किसी ने बोला रेडिकल सर्कल की इक्वेशन निकालो, S1 S2 S3 की इक्वेशन हमें पता है, ओके। तो हम रेडिकल सर्कल मान लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। फिर उसको एक बार S1 के साथ ऑर्थोगोनल करवाएंगे 2g1 g2 2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2 से। इसी तरीके से S2 के साथ हम ये संबंध लिखेंगे और S3 के साथ हम ये रिलेशन लिखेंगे। तो टोटल हम 3 रिलेशन लिख चुके हैं, और हम लोगों को कैलकुलेट भी 3 अननोन फाइंड करने हैं। वो क्या क्या हैं, G, F और C। तो 3 इक्वेशन आ जाएगी, 3 अननोन आ जाएंगे, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ज़्यादा इजी रहेगा। क्या करो, सबसे पहले S1 माइनस S2 बराबर 0 करके एक इक्वेशन निकाल लो, S2 माइनस S3 बराबर 0 करके रेडिकल एक्सिस की निकाल लो। दोनों को सॉल्व करेंगे तो रेडिकल सेंटर आ जाएगा। रेडिकल सर्कल का सेंटर आ चुका है। बात रेडियस की है, तो रेडियस के लिए रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे बनाई हुई टेंजेंट की लेंथ फाइंड कर लो, तो वो रेडियस हो जाएगी। तो अगर हमारे पास सेंटर और रेडियस आ जाता है तो भी हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो रेडिकल सर्कल निकालने के ये हमारे पास तरीके हो सकते हैं। अब देखो ये भी कुछ वर्ड है जो तुम कहीं दे सकते हो, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। तो क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ
सर्कल एवरी टू ऑफ विच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस इज कॉल्ड द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। देखो इसका क्या मतलब है, सपोज करो एक लाइन है, उस वो जो लाइन हम लोग बना रहे हैं वो कॉमन है। जैसे कि मान लो सपोज करो ये लाइन है, अब इस लाइन को थोड़ा सा सीधा बना देते हैं हम लोग। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये सर्कल है, सर्कल 1, इसी तरीके से सर्कल 2। तो क्या ये लाइन दोनों को टच कर रही है? दोनों को टच कर रही है, मतलब दोनों के लिए ये रेडिकल एक्सिस है। इसी तरीके से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर्कल थोड़ा अलग तरह का हो, ये वाला सर्कल हो और ये वाला ये सर्कल हो। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं को एक्साइल सिस्टम ऑफ सर्कल। इसी तरीके से और भी सर्कल हो सकते हैं जो यहाँ पे ये टच कर रहे हो, दूसरा भी कोई सर्कल हो सकता है ना। तो इन दोनों के लिए रेडिकल एक्सिस वही है जो इन दोनों सर्कल के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं दो छोटे वाले सर्कल के लिए जो है। अच्छा ये ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है, ये इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सपोज़ करो लाइन है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कॉमन टेंजेंट भी हो सकती है रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड भी हो सकती है। तो जैसे कि सपोज़ करो ये सर्कल 1, इसी तरीके से एक और हम लोग बना देते हैं सर्कल 2। तो ये दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस ये है। अब यही रेडिकल एक्सिस रखते हुए हम और भी तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना, और भी हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम इसी लाइन को रेस्पेक्ट में लेके और भी अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा बड़ा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, ताकि थोड़ा सही रहेगा पहचानने में। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, अब ये लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उधर से ही जाने वाला एक और अगर हम लोग सर्कल बनाएंगे इस तरह का, तो सभी के लिए रेडिकल एक्सिस तो वही रही ना। ओके, तो ये सर्कल है, थोड़ा सा अजीब हो गया है पर सर्कल मानना है इसको हम लोगों को। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल वो होता है जिसके अंदर एक रेडिकल एक्सिस हो और उसको रेस्पेक्ट में हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे सर्कल जिसके लिए रेडिकल एक्सिस क्या रहा है, सेम। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पोल एंड पोलार का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग? पोल और पोलार का। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले हम 3 सर्कल बना देते हैं, उससे थोड़ा इजी रहेगा ये। सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। जैसे कि सपोज करो कोई पॉइंट है P, एक बार मान लेते हैं कि वो P पॉइंट सर्कल पे है x1, y1। इसी तरीके से एक बार हम पॉइंट मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है P, x1, y1। और अब हम मान लेते हैं कि P पॉइंट अंदर है P, x1, y1। अब देखो सर्कल की इक्वेशन और दोनों की इक्वेशन लिखता हूँ मैं टी की। जैसे ये मान लो सर्कल था x² प्लस y² बराबर r²। x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग? r² मान लेते हैं। क्या इस सर्कल के लिए t बराबर 0 इक्वेशन लिखनी आती है हम लोगों को? t बराबर 0, तो अगर मैं t की बात करूँ तो t बराबर 0 इक्वेशन कैसी होती है? x1 प्लस y1 बराबर r²। तो देखो यहाँ पे t बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे t बराबर 0 रिप्रेजेंट किसको करेगा? यहाँ पे t बराबर 0 किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो पहले वाले केस में t बराबर 0 इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा p पे बनाई हुई टेंजेंट को, और दूसरे केस में रिप्रेजेंट करेगा p से पहले हम लोगों को दो क्या बना लेनी चाहिए? टेंजेंट बना लेनी चाहिए, टेंजेंट और टेंजेंट। तो जहाँ ये टच कर रही है उन टच करने वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ AB को। तो लेफ्ट हैंड साइड में किसको रिप्रेजेंट करा है? t बराबर 0 ने टेंजेंट को। अगर पॉइंट सर्कल पे है तो t बराबर 0 x1 प्लस y1 इज इक्वल टू r² रिप्रेजेंट करेगी टेंजेंट को। और अगर पॉइंट बाहर है तो बाहर से दो टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट जहाँ टच करेगी, टचिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करती है t बराबर 0 अगर पॉइंट बाहर है तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो तीसरा वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट अंदर है तो t बराबर 0 रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर।
अब उसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे अब, इक्वेशन ऑफ पोलर। तो पोल और पोलर के लिए क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। देखो सर्कल, अब सर्कल के लिए एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट अंदर की तरफ है। अब यहाँ से जाती हुई एक लाइन रहेगी, क्या रहेगी, यहाँ से जाती हुई एक लाइन, कोई भी कोड किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि सपोज करो मैंने ये कोड बना दिए, क्लियर। अब क्या करना है, इस कोड से अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, अगर मैंने इस कोड से टेंजेंट बनाई, इस तरीके से कुछ बनेगी, इसी कोड से अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कोड का एक दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पी, एच कॉमा के। और ये जो पॉइंट था, चलो पी पॉइंट हम लोग पहले x1 कॉमा y1 को दे चुके हैं क्या, यस। तो अगर हम पी पॉइंट पहले से ही x1 कॉमा y1 को दे चुके हैं नाम, तो जो बाहर पॉइंट है उसको हम लोग दे देते हैं पी डैश, पी डैश का हम लोकस निकाल रहे हैं। और ये पॉइंट क्या था हमारा, पी x1 कॉमा y1। तो जो t बराबर 0 इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है लोकस ऑफ पॉइंट पी डैश। अब तुम लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये किसका लोकस है और कैसे है। तो देखो एक बार और समझते हैं हम लोग पी से जानी हुई एक और लाइन बना देते हैं, एक और कोई भी कोड बना देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पी से जाती हुई एक कोड बनाई। अब इसके भी एंड पॉइंट पर हम लोग क्या बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं, इस तरीके से एंड पॉइंट पर टेंजेंट यहाँ पे। अब देखो यहाँ से टेंजेंट बनाए, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो या फिर जो पी पॉइंट हो, इनको मिलाने वाली एक लाइन होती है, इसी लाइन को बोला जाता है पोलर। क्या बोला जाता है, पोलर। और जो पॉइंट है अंदर उसको बोल देते हैं पोल। हालांकि पोल और पोलर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ टाइम से नहीं दिख रहे हैं जेई में, बट फिर भी हम लोगों को कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए। तो क्या कंसेप्ट होता है, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है और हम t बराबर 0 इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें किसकी इक्वेशन मिलती है, पोलर की। और पॉइंट अगर सर्कल पे है तो हमें किसकी इक्वेशन मिलती है, टेंजेंट की। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है और हम t बराबर 0 अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को किसकी इक्वेशन मिलती है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की। और कंसेप्ट कैसे होता है, तो जो पॉइंट अंदर है वहाँ से जाने वाली कोई भी कोड बनाओ, वो कोड सर्कल पे जिस पॉइंट पर टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उधर पे हम लोग क्या बनाएंगे, टेंजेंट। टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस ही क्या कहलाता है, पोलर कहलाता है। तो पोल और पोलर का इतना सा कंसेप्ट है। कभी कभी बोलता है ये पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में पोल की इक्वेशन निकालो, पोलर की इक्वेशन निकालो, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कौन से ईयर में है, जेई एडवांस 2013 में आया हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सर्कल और लिखा हुआ है ब्रैकेट में एस, मतलब सर्कल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। अभी जो ये क्वेश्चन है ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है। तो क्या बोल रहा है ये, टचिंग एक्स एक्सिस एज द डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, डिस्टेंस ओरिजिन से 3 एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√3 ऑन वाई एक्सिस। ओके, सो सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कह रहा है वो हम लोगों को थोड़ी बात पता लगेगी उससे। तो जैसे कि सपोज करो सर्कल इस तरह का कुछ है, ये सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस को कितनी डिस्टेंस पर टच कर रहा है, 3 डिस्टेंस पर ये टच कर रहा है। तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक्स एक्सिस को तो करना है टच। ओके, तो ये एक्स एक्सिस बना रहा हूँ मैं। ओके, एक्स एक्सिस को कर रहा है टच, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, ये वाई एक्सिस पे बना रहा है 2√3 डिस्टेंस का। ओके, तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, क्लियर। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो अब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं जो जो हमें दिया हुआ है उसके बारे में, क्लियर। तो इतनी सी डिस्टेंस हमें 2√7 दी हुई है कि वाई एक्सिस पे इसने कितना पार्ट कट किया हुआ है, 2√7। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 3। अगर ये डिस्टेंस 3 है तो पॉइंट
जो है वो क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। इतना हम लोगों को समझ आ रहा है। अब ये बोल रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को सेंटर और रेडियस पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो सपोज़ करो यहाँ कहीं सेंटर है इसका, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, 3 डिस्टेंस पर होगा। ओके कोई बात नहीं। अब हम और भी कैलकुलेशंस करने के लिए इस सर्कल का जो है 3,0 से इसको मिला देते हैं। अगर मैंने इसको 3,0 से मिला दिया तो ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है, और एक और हम लोगों को कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, और यहाँ से यहाँ तक के एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी मिला देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि ये डिस्टेंस कितनी है 3। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3। क्लियर। अब अगर ये 2√7 है और ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये पता ही है, तो इससे हम लोग अगर ये वाली लाइन को भी मिला देते हैं तो रेडियस आने की संभावना है, क्योंकि ये हमारा जो है कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। अगर ये √7 है तो नाम देते हैं, देखें नाम दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ओ ए बी और सी, तो और इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी। तो कौन से ट्राइंगल के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर। तो ट्राइंगल बी सी डी के अंदर सी पे राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, और हम लोगों को क्या क्या पता है, बी सी की लेंथ पता है कितनी है वो 3, और इसी तरीके से सी डी भी हम लोगों को कितना है पता है √7। तो हम लोग बी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी डी ही क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर, 7 + 9, तो ये कितना हो 16, तो ये हो जाएगा 4। तो बी डी हमारे पास आ गया 4। अब देखो अगर ये 4 है तो बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस भी यही होगी, ए बी भी यही होगा, क्यों, क्योंकि वो भी रेडियस है। तो इसलिए ये डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई 4। तो इससे हम लोगों को बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,4, और रेडियस भी हम लोगों को पता लग गई बी डी, वही रेडियस है R बराबर बी डी। अब देखो इससे हम लोग सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x² + y² -6x -8y सी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। फिर उसके अलावा और क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25, 25 - 16 9। तो सी आंसर तो अपना आ रहा है। अब सी आंसर तो आ रहा है, बट देखो यहाँ पे ये मोर देन 1 करेक्ट है, तो हमें थोड़ा केयरफुली रहना है। ये बोल रहा है सर्कल्स कितने हो सकते हैं, तो जो सर्कल हम लोगों ने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है ना, वैसा का वैसा ही पिक्चर जो है वो नीचे की तरफ भी ड्रॉ हो सकता था। देखो अगर मैं ये एक्स एक्सिस को इस तरीके से ऐसे मिला देता हूँ और ये एक्स एक्सिस को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या एक ऐसा का ऐसा ही सर्कल हम यहाँ नहीं बना सकते, हम यहाँ पे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसा का ऐसा ही सर्कल, ये वाला। ओके, तो उस केस में हमारे पास जो ये सेंटर आएगा ना, यहाँ पे सेंटर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, बस वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा -4। तो जो एक इक्वेशन ये आएगी ना, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन और आ सकता है, तो देखो सी ऑप्शन एक तो आ ही चुका है, और सी ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था, x² + y² -6x -8y + 9 = 0। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x² + y² -6x + 8y + 9 = 0। तो माइनस प्लस प्लस ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ना। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे कितने कितने हो गए सही, ए एंड सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये है जेई एडवांस 2014 में आया हुआ। अ सर्कल एस पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड इज ऑर्थोगोनल टू गिवन सर्कल। दो गिवन सर्कल के ये ऑर्थोगोनल है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सर्कल है एस, उसकी इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब ये 0,1 से पास हो रहा है, ये कहाँ से पास हो रहा है, पासेस
थ्रू 0,1। सो 0,1 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो अगर मैं इसको सेटिस्फाई करवा देता हूँ तो 0x तो 0 हो गया, y की जगह कितना हो जाएगा 1, तो इक्वेशन आ जाएगी 1 + 2f + c बराबर 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हम लोगों को एक सर्कल दिया हुआ है S1, उसकी इक्वेशन दी हुई है x - 1 का होल स्क्वायर + y² = 16। तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको, दिए हुए सर्कल को x² + y² - 2x + 1 = 16। तो इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं -15 = 0। अब S और S' ऑर्थोगोनल है, S एंड S1 आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनलिटी की जो कंडीशन है वो क्या होती है, 2g1g2 + 2f1f2 बराबर c1 + c2। तो सबसे पहले हम किसके लिए कर देते हैं ये काम, S1 के लिए कर देते हैं। तो अगर हम S1 के लिए करेंगे ऑर्थोगोनल इसके साथ, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, देखें ट्राई करते हैं। तो x का कोफिशिएंट तो -2 मतलब -1 आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2g साथ में -1 + 2f और वो तो 0 है = c - 15। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2g = c - 15, या फिर हम c को अगर लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद 2g + c - 15 = 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब यही जो है किसी और के भी ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल है कौन सा वाला सर्कल के, एक और सर्कल दिया हुआ है x² + y² = 1। तो वहाँ तो g की वैल्यू भी 0 है और f की वैल्यू भी 0 है। तो वहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। किस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी, 2g 0 + 2f 0 = c1 + c2, तो c - 1। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लोगों को कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर लेनी चाहिए, सॉल्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो c की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रख दूंगा तो इस तरीके से मुझे g भी मिल जाएगा और f भी मिल जाएगा। तो g जो है मुझे मिलेगा 7 और f की वैल्यू मिलेगी मुझे -1। क्लियर। तो अगर मेरे पास g, f, c और ये सब आ गए हैं तो सेंटर भी पता लग जाएगा -g, -f से। तो सेंटर कितना हो गया -7, 1। और रेडियस की अगर हम लोग बात करें, रेडियस तो रेडियस कितना होता है √g² + f² - c से, तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से देखें कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। रेडियस इज 7 भी बिल्कुल सही है, और सेंटर इसका -7, 1 है जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर लिखा हुआ है, सी के अंदर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने छोटे छोटे से कंसेप्ट पढ़े सर्कल के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर की तरह, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग नोट कर सकते हो और उसको तुम्हें ट्राई करना है, समझना है, डायग्राम बना के देखना है, और सॉल्व हो जाए तो मुझे सॉल्यूशन भेजना है। कहीं से देखना नहीं है सॉल्यूशन, खुद सॉल्व करना है ईमानदारी से, नहीं तो सीखेंगे हम लोग। पर ट्राई करना है 1 बार 2 बार 3 बार।